नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। मैं आज चेहरों के हवाले उन घटनाओं पर बात करूंगा जिनकी दुनिया में चर्चा है, वैश्विक हड़कंप है। G20 की बाली बैठक में रूस को आड़े हाथों लिया गया। राष्ट्रपति पुतिन की चीन और भारत ने भी तरफदारी नहीं की। बाली में अलग थलग पड़ने के कारण ही रूसी विदेश मंत्री बैठक छोड़कर स्वदेश लौट गए। जाहिर है पुतिन बहुत गुस्से व हताशा में होंगे। यूक्रेन में वे हारते हुए, पोलैंड में मिसाइल छूटने से वे अब और गिर गए हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप मध्यावधि चुनाव में किरकिरी के बावजूद सन 2024 में वापस राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की घोषणा कर चुके हैं। तीसरा मेरा विचार इंडोनेशिया पर है। वहां के राष्ट्रपति जोको ने G20 की मेजबानी करके अपना और अपने देश का गजब मान बनवाया है, अपनी वैश्विक साख बनाई है। इसलिए आज के कॉलम का मेरा शीर्षक है 3 अच्छी खबरें। पुतिन परास्त, ट्रंप रिजेक्ट और जोको मेजबान। हाँ, कह सकते हैं सत्य वापस जीतता हुआ है, जबकि झूठ, फ्रॉड और अहंकार हारते हुए। इसे समझना और देखना है तो यूक्रेन के खेरसान शहर की ताजा टीवी फुटेज को देखें। 9 महीने रूसी आतंक और कब्जे में गुलामी की सांस लेने के बाद खेरसान से रूसी सेना भागी। अपनी इस जीत पर यूक्रेनी लोग जिस भाव भंगिमा में है वह लाजवाब है। छोटे बच्चों, बूढ़ी औरतों से लेकर हर यूक्रेनी खुशी को जिस संतोष से सभी तरफ जतला रहा है वह यूक्रेनियों की जिंदा दिली का एक प्रमाण है। याद करें, कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति पुतिन और उनकी संसद ने नगाड़ों के साथ अपने कब्जे के खेरसान आदि में जनमत संग्रह करवाकर उसे रूस का अविभाज्य अंग घोषित किया था। मॉस्को में तब बड़ा जश्न मना था। दुनिया को पुतिन ने चेताया था कि खेरसान अब रूसी सीमा के भीतर का शहर है, इसलिए उसकी लड़ाई का मतलब रूस के भीतर यूक्रेन हमलावर, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और विनाशकारी परिणाम होंगे। मतलब एटमी हथियार के उपयोग से रूस हिचकेगा नहीं। इसी के साथ पुतिन ने अपने सर्वाधिक बर्बर सेनापति को यूक्रेन की लड़ाई की कमान सौंपी। उसने राजधानी कीव से लेकर यूक्रेन की बिजली सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे पर बेइंतहा मिसाइल हमले किए। यूक्रेन को तब तबाह करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और अब भी वे गुस्से में और हताशा में लगातार यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं। पुतिन का फिर एक तीसरा पैतरा यह भी हल्ला था कि यूक्रेन डर्टी बम लिए हुए हैं और अमेरिका यूरोप जान ले कि रूस अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। कुल मिलाकर मतलब कि पुतिन ने पिछले 2 महीनों में डराने, धमकाने और रूसी सेना की पूरी ताकत को यूक्रेन में झोंकने के फैसले किए। उन्होंने सर्दियों से पहले वह सब किया जिससे यूक्रेनी लोग ठिठुर कर, तबाही से घबराकर लड़ना छोड़ दें और सीमा पर या जो कब्जे वाले क्षेत्र हैं उस पर यथास्थिति बनी रहे। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और नागरिक अपने मिशन से न भटके और न अटके। वे रूसी कब्जे से अपने इलाकों को आज़ाद कराने, रूसी सैनिकों को भगाने के अभियान में जुटे रहे। उनका हौसला और अमेरिका से मिली अचूक मिसाइलों तथा ड्रोन रोधक हथियारों ने रूसी सेना के ऐसे छक्के छुड़ाए कि क्रूरतम रूसी सेनापति और सैनिकों की नई भारी तैनाती के बावजूद रूसी सेना खेरसान पर अपना कब्जा नहीं बनाए रख सकी। तो यह पुतिन को, महाबली रूस को यूक्रेनियों की थप्पड़ है या नहीं? यह अहंकार, झूठ तथा शैतानी ताकतों का हारना है या नहीं? मैं पहले दिन से लिख रहा हूँ, 9 महीनों से लगातार लिख रहा हूँ कि घमंड, तानाशाही और रावणी संस्कारों के पुतिन की दशा अंततः वही होगी जो इतिहास में हर तानाशाह की हुई है। मनुष्य इतिहास में किसी भी तानाशाह की कथा, उसका काम, उसका राज कहीं भी पुण्यता में नहीं लिखा है। हर तानाशाह मनुष्य जात में नफरत, घृणा और बर्बादी का लिखित इतिहास लिए हुए है। यह बात दुनिया की हर कौम का सत्य है, फिर भले वह हिंदू कौम हो या रूसी या अमेरिकी या चाइनीज। तभी दूसरी अच्छी खबर अमेरिका से है। वहाँ के मध्यावधि चुनाव या कि राज्यपालों, सीनेट
और प्रतिनिधि सभा के आम चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की लाल सुनामी नहीं आई। जैसे भारत में मोदी मीडिया है और मोदी के भजन व कीर्तन से उनके उम्र पर्यंत हिंदुओं के भगवान बने रहने का नैरेटिव है, वैसे अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के भक्त गोरे हैं, उनका भक्त मीडिया है, जैसे कि फॉक्स न्यूज़ या तमाम तरह के हल्ला बोल प्रायोजित झूठ वाला गोर दक्षिणपंथी अमेरिकी मीडिया। इनकी चुनाव से पहले भविष्यवाणी थी, यह सर्वे थे कि रेड सुनामी आ रही है। ध्यान रहे, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का रंग लाल है और डोनाल्ड ट्रंप का उस पर कब्जा है, तो हल्ला था कि महंगाई, बदहाली और राष्ट्रपति जो बाइडेन की लल्लू लीडरशिप से सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी बुरी तरह चुनाव हारेगी। चुनाव नतीजों के बाद बाइडेन प्रशासन दम तोड़ डालेगा, मगर उल्टा हुआ। उल्टे नतीजों से डोनाल्ड ट्रंप का दम टूटा। वे चुनाव के तुरंत बाद दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवारी घोषित करने वाले थे, लेकिन बहुत बाद में उन्होंने काफ़ी सोच समझकर अब उम्मीदवारी घोषित की है। जबकि अब उनसे ज़्यादा दमदार फ्लोरिडा के गवर्नर है, जिनको लेकर आशंका है कि वे उम्मीदवार बनेंगे। मध्यावधि चुनाव में तमाम पदों के जो भी रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के भक्त थे, वे या तो चुनाव हारे हैं या बहुत मुश्किल से जीते हैं। अमेरिकी राजनीति का कमाल है, जो मध्यावधि चुनाव में विरोधी पार्टी के लोग ज़्यादा जीता करते हैं बनिस्बत सत्तारूढ़ पार्टी की। उस नाते डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रदर्शन कमज़ोर ही होना था, लेकिन मोटा मोटी इस चुनाव में गवर्नर और सीनेट की सीटों पर बराबरी का मुकाबला रहा है और सीनेट में एक सांसद के बहुमत से डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत बना है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की न केवल किरकिरी हुई, बल्कि उनकी पार्टी के जो नेता उनके कारण वोट की सुनामी देख रहे थे, उनका मोह भंग हुआ है। उन्हें चंदा देने वाले कंजर्वेटिव बिदके हैं, तो फॉक्स न्यूज़ भी अब उनको कोसते हुए खुद डोनाल्ड ट्रंप को सफाई देनी पड़ रही है कि उन्होंने तो कभी भी सुनामी आने की बात नहीं की, तथा चुनाव नतीजे जरूर निराशाजनक है। इसका यह अर्थ नहीं कि ट्रंप राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की घोषणा के बाद ढीले पड़े रहेंगे। वे बाकायदा अधिकृत उम्मीदवार बनने की हर कोशिश करेंगे। बावजूद इसके उनकी रिपब्लिकन पार्टी में अब उनसे अधिक दमदार नेता और गवर्नर है, तो उन्हें निश्चित ही आगे भारी चुनौती है। कई जानकार मान रहे हैं कि फ्लोरिडा के राज्यपाल की रिपब्लिकन पार्टी पर अब अधिक पकड़ है। वे सन 2024 में पार्टी के सचमुच उम्मीदवार हो सकते हैं। जाहिर है, अमेरिका के मध्यावधि चुनाव से यह मालूम हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में वह चेहरा अब बन गए हैं, जिसके कारण मुद्दों को भुलाकर तमाम विरोधी नेता ट्रंप की हवा नहीं बनने देने के लिए धीरे धीरे एकजुट होते हुए। तभी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते, बराबरी की कांटे की लड़ाई हुई। इस चुनाव में ट्रंप के मुकाबले के लोकप्रिय रिपब्लिकन गवर्नर राज्यों में जीते हैं, तो ऐसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी। तय माने कि आगे राष्ट्रपति बाइडेन के लिए भी अपनी पार्टी में अपने नाम पर वापस सहमति बनना आसान नहीं होगा। उधर ट्रंप कितना ही हल्ला करे, उनके खिलाफ तमाम तरह की जांचें और अंततः उन्हें मुश्किलों में पड़ना पड़ेगा, वे फंसेंगे। सो कुल मिलाकर अमेरिकी लोकतंत्र अपने इतिहास के सर्वाधिक कलंकित राष्ट्रपति की छाया से कुछ बाहर निकलता हुआ है, और ये पश्चिमी समाज व लोकतंत्र की वैश्विक मसाल के लिए एक सुकून वाली बात है। अब तीसरी अच्छी खबर। तीसरी दुनिया के प्रतिनिधि इंडोनेशिया में G20 देशों का शिखर सम्मेलन हुआ। कभी इंडोनेशिया निर्गुट देशों का सिरमौर देश था। वामपंथी और इस्लामी जमात की उग्रताओं के खतरे में वह जीता हुआ था। तानाशाह और परिवारवादी राज में था, मगर वह देश अब न केवल दक्षिण पूर्व एशिया या कि आसियान बिरादरी का सहज नेता है, बल्कि अपने अंदरूनी राजनीतिक विकास, लोकतंत्र और प्रगति का भी प्रतिमान है। और इसका श्रेय एक सामान्य बैकग्राउंड के राष्ट्रपति जोको विडोडो को है। नरेंद्र मोदी की तरह वे भी सन 2014 में 17 में आए थे, सत्ता में आए थे। वैश्विक नेताओं से वे अपनी भाषा में बात करते हैं,
सहज, सरल और लोकतांत्रिक मिजाज से वैश्विक मीडिया तथा वैश्विक नेताओं में बहुत प्रिय है। तभी G20 की मेजबानी का इंडोनेशिया को मौका मिला और ग्रीन ऊर्जा के विकास से लेकर निकल खनिज के भंडार से इलेक्ट्रिक कारों व इलेक्ट्रिक बैटरी के टेस्ला कंपनी के इलॉन मस्क से वैश्विक प्रोजेक्ट बनवाता हुआ इंडोनेशिया आज एक प्रमुख देश है। हम भारतीयों को यह सुध नहीं है कि इंडोनेशिया मलेशिया से लेकर फिलीपीन कैसे तेजी से आगे बढ़ते हुए। सोचे, अमेरिकी राष्ट्रपति G20 के लिए जाते हुए कंपुचिया रुके क्योंकि अमेरिका में और उसके पड़ोसी वियतनाम देश में को लेकर अमेरिका में और अमेरिकी लीडरशिप में काफ़ी कौतुकता पैदा हुई है, काफ़ी वहाँ इन्वेस्टमेंट होता हुआ है। एक तरह से यह इलाका चीन का विकल्प बन रहा है। पूरा आसियान और उसमें भी सर्वाधिक मुस्लिम आबादी का इंडोनेशिया सर्वधर्म समभाव की जिस मनोदशा में आगे बढ़ता हुआ है वह सफलता की मिसाल है। ठीक विपरीत सोचे हमारे दक्षिण एशिया पर। भारत की इस दक्षिण एशिया में पड़ोसियों से नहीं बनती है, वहीं विकास में भी सब कुछ खोखला। सोचे भला क्यों दुनिया की महाबली जमात ने भारत से पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की मेजबानी स्वीकार की। कैसे उसका हिंदू बहुल बाली का इलाका विश्व नेताओं का आकर्षण केंद्र बना, इसलिए क्योंकि वह दुनिया के टॉप पर्यटक ठिकानों में से एक है। उस जैसा भारत में कहीं भी पर्यटक व वैश्विक आयोजनों का इंफ्रास्ट्रक्चर सचमुच में नहीं है। तभी बाली में G20 की चौपाल इंडोनेशिया की शान थी और वहीं 2 साल बाद रिटायर होने वाले राष्ट्रपति जोको विडोडो की लीडरशिप को यह दुनिया की सलामी थी, सलामी है कह सकते हैं। तीसरी दुनिया के देश भी अमीर देशों महाशक्तियों की मेजबानी करते हुए विश्व राजनीति में अब रियल योगदान बनाते हुए इंडोनेशिया के सुकारणों सुहार्तों कभी गुटनिरपेक्ष बिरादरी से अपना मैसेज बनवा देते थे, वे अब राष्ट्रपति जोको विडोडो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की धुरियों या कि बाइडेन, शी जिनपिंग, मैक्रोन, ऋषि सुनक जैसे नेताओं से परस्पर डायलॉग बनवाते हुए हैं और उनके बीच परस्पर आत्मविश्वास के साथ बातचीत विचार विमर्श करते हुए हैं। और यह मामूली बात नहीं है, यही है विश्व राजनीति में एक अनजान देश का गौरवशाली देश बनना, क्या नहीं? बहरहाल आज इतना ही, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि भारत की मौजूदा महादशा और वैश्विक राजनीति के तमाम पहलुओं पर जरूर विचार करें। धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.